जियांग यो एक आम इंसान था जो जोश से भरी कॉमिक्स लिखता था, लेकिन एक दिन उसकी दुनिया पूरी तरह बदल गई। उसने अचानक देखा कि हर चीज के ऊपर एक लाल रंग की ब्लड बार थी। यहां तक कि आसमान में चमकते सूरज के ऊपर भी एक विशाल ब्लड बार टंगा हुआ था। शुरुआत में जियांग यो को लगा कि उसकी आंखों में कोई बीमारी हो गई है, इसलिए वह अस्पताल गया और डॉक्टर से अपनी समस्या बताई। डॉक्टर झाओ, जो खुद काफी थका हुआ और कमजोर दिख रहा था, उसकी रिपोर्ट देखने के बाद मामूली आंख की बीमारी बताकर आंखों की बूंदें डालने की सलाह देकर उसे वापस भेज दिया। लेकिन जैसे ही जियांग यो अस्पताल से बाहर निकला, उसने देखा कि हर इंसान के सिर के ऊपर एक ब्लड बार था। कुछ लोग जो व्हीलचेयर में थे या गंभीर रूप से बीमार थे, उनका ब्लड बार बहुत ही कम था, जबकि ज्यादातर लोगों का 50% से ऊपर था। यह देखकर उसने हंसते हुए खुद से कहा, क्या बकवास कर रहे थे ये डॉक्टर, यह कोई बीमारी नहीं बल्कि मेरे पास कोई सुपर पावर आ गई है। लेकिन फिर उसने सोचा, अगर मैं सिर्फ ब्लड बार देख सकता हूं लेकिन हमला नहीं कर सकता तो इसका कोई फायदा नहीं। अचानक एक रात जब वह सड़क पर चल रहा था, उसने कुछ अजीब महसूस किया। जैसे ही उसने जूते का फीता बांधने के लिए नीचे झुककर देखा, पूरी सड़क से लोग गायब हो चुके थे। बिल्डिंगों के ऊपर अजीब और डरावने राक्षस कूद रहे थे और उनके खिलाफ काले लाल रंग के युद्धक कवच पहने योद्धा तलवारों से लड़ रहे थे। उसके आसमान की ओर देखते ही उसकी रूह कांप गई। एक काला सूरज चमक रहा था और उसके ऊपर एक लंबा ब्लड बार था। अचानक आवाजें वापस आ गईं। हर तरफ लोगों की भीड़, गाड़ियों का शोर, जीवन की चहल पहल थी। अभी कुछ देर पहले की डरावनी दुनिया जैसे एक भ्रम थी। वह घर लौटा, लेकिन उसकी छाती में अजीब जलन महसूस हुई। जब उसने शर्ट उतार कर देखा तो वहां एक रहस्यमयी किताब का निशान उभर आया था। याद आया, कुछ दिन पहले एक किताब उसके सीने पर जोर से आकर लगी थी और अब वही बनकर उसकी त्वचा में चिपक गई थी। अचानक वहां से हरा धुआं उठने लगा और जलन इतनी तेज हो गई कि वह दर्द से जमीन पर गिर पड़ा। ठंडा पानी डालने से उसे थोड़ी राहत मिली, लेकिन जैसे ही उसने आईने में देखा, उसकी रूह कांप गई। उसकी परछाई गायब थी। वह पूरी रात उसे ढूंढता रहा। फिर उसने देखा कि दीवार पर उसकी परछाई चिपकी हुई थी। हे भगवान, मेरी परछाई कहीं चली तो नहीं गई? जैसे ही उसने बाथरूम का दरवाजा खोला, उसकी परछाई सामने खड़ी थी। लेकिन यह कोई सामान्य परछाई नहीं थी, यह जीवंत थी और गुस्से में उसे घूर रही थी। हालांकि जल्दी ही जियांग यो ने खुद को संभाला और परछाई को आजमाने के लिए आदेश दिए। हाथ उठाओ। परछाई ने हाथ उठाया। पैर उठाओ। परछाई ने पैर उठाया। इतना ही नहीं, वह सोशल मीडिया ट्रेंडिंग डांस भी कर सकती थी। फिर अचानक उसके सामने एक स्क्रीन खुल गई जिस पर लिखा था, जियांग यो वर्टिकल बार विशेषता परछाई। यह परछाई उसकी सभी यादें साझा करती थी। उसकी ताकत जियांग यो से जुड़ी थी और यह आदेशों का पालन कर सकती थी, लेकिन खुद निर्णय नहीं ले सकती थी। वाह, इसका मतलब है कि मैं अपनी परछाई से छुट्टियों का होमवर्क करवा सकता हूं। जियांग यो ने एक गणित का प्रश्न पत्र निकाला और अपनी परछाई को हल करने को कहा। परछाई ने कड़ी मेहनत से लिखा, समाधान, और फिर कुछ नहीं। हे भगवान, यह भी मेरी ही तरह गणित में बेकार है। लेकिन जब उसने उसे एक पूरी किताब की नकल करने को कहा, परछाई ने तेजी से पूरी किताब कॉपी कर दी। वाह, अब मैं इसे किताबें कॉपी करने के लिए इस्तेमाल करूंगा और ढेर सारे पैसे कमाऊंगा। परछाई के दो शक्तिशाली कौशल थे। 1. छाया निगलना, यह अंधेरे में से ऊर्जा खींचकर खुद को मजबूत बना सकती थी। 2. छाया दुनिया में प्रवेश, यह छाया की दुनिया में देख सकती थी या स्वयं उसमें प्रवेश कर सकती थी। तो क्या जो मैंने पहले देखा था वह छाया की दुनिया थी? इसके बाद उसने अपनी परछाई को पुशअप्स करने का आदेश दिया। अचानक परछाई फर्श के अंदर समा गई। अब यह कहां चली गई? कुछ पलों बाद परछाई वापस लौटी और बताया कि वह अंधेरी दुनिया में पुशअप्स कर रही थी, जहां व्यायाम का असर कई गुना ज्यादा होता है। परछाई की वजह से जियांग यो का शरीर पहले से कई गुना ताकतवर हो गया। उसकी मांसपेशियां उभर आईं और वह एक मजबूत योद्धा जैसा दिखने लगा। तभी उसकी बचपन की दोस्त और प्रशंसक लू याओयाओ ने दरवाजा खोला और उसे देखकर चौंक गई। तू!
एक दिन में इतना मस्क्यूलर कैसे हो गया? उसने तुरंत अपने हाथ में पहनी घड़ी जियांग यो की कलाई पर लगा दी। यह एक विशेष डिवाइस थी जो इंसानों में दूषित ऊर्जा को माप सकती थी। जियांग यो का शरीर तेजी से प्रतिक्रिया देने लगा। लू याओयाओ ने बिना समय गंवाए उसकी कनपटी पर पिस्तौल रख दी। अगर तू राक्षस में बदल गया तो मैं तुझे यहीं खत्म कर दूंगी। जियांग यो को अपनी शक्ति नियंत्रित करनी पड़ी और कुछ ही देर में डिवाइस ने सुरक्षित स्तर दिखा दिया। अब जियांग यो को समझ आ गया था कि यह दुनिया वैसी नहीं थी जैसी वह सोच रहा था। उसने अपनी परछाई को 24 घंटे कड़ी मेहनत करने का आदेश दिया। पुशअप्स, स्क्वाट्स और खतरनाक ट्रेनिंग। कुछ ही दिनों में वह एक ताकतवर योद्धा बन गया, लेकिन उसे नहीं पता था यह तो बस शुरुआत थी। अब उसे लग रहा था कि वह एक ही घूंसे में लू याओयाओ को रुला सकता है। जहां तक सीनियस मंदिर में काम करने वाले अंकल ली की बात थी, वह बहुत ताकतवर थे, लेकिन अब बूढ़े हो चुके थे और उनकी एक बाजू भी नहीं थी। जियांग यो को लग रहा था कि अब वह एक ही घूंसे में 3 अंकल ली और 10 लू याओयाओ को हरा सकता है। लेकिन एक असाधारण नर्तक बनने के लिए वह आराम नहीं कर सकता था। उसे अपनी मेहनत दोगुनी करनी थी। इसलिए जियांग यो ने अपनी छाया के प्रशिक्षण की तीव्रता को 100 गुना बढ़ा दिया। अब उसकी छाया कड़ी मेहनत करती थी और वह खुद मजे से गेम खेलता था और ऐश करता था। पर अफसोस, यह तरीका जितना अच्छा था उतना ही नुकसानदायक भी था। इस वजह से उसकी छाया के शैडो पॉइंट्स बहुत धीमी गति से बढ़ रहे थे। इस रफ्तार से तो उसे पता नहीं कितने सालों में 10 पॉइंट्स इकट्ठा होंगे ताकि वह विघर खोल सके। इसीलिए जियांग यो ने फैसला किया कि अब वह अंधकारमय दुनिया में जाकर खुद प्रशिक्षण करेगा ताकि उसकी गति तेज हो सके। लेकिन जब वह वहां पहुंचा तो उसने देखा कि यह जगह उसके कमरे की हूबहू नकल थी। बस यहां कोई इंसान नहीं था और हर तरफ धुंध फैली हुई थी, जैसे इसमें कोई जान ही ना हो। वह बाहर घूमने जाना चाहता था, लेकिन अपार्टमेंट का गेट किसी भी तरह से खुल नहीं रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसे वास्तविक दुनिया से ही नक्शा बदलना पड़ेगा। तभी अचानक 1-2 मीटर लंबा भूत उसके पीछे से आकर हमला कर देता है। शुक्र है कि वह जल्दी से बच गया, वरना वह विशाल खून से सने जबड़े उसे चीरकर टुकड़े टुकड़े कर देते। वह भूत अपने दोनों हाथों में हंसिए लिए हुए था और पागलों की तरह उस पर वार कर रहा था। जियांग यो डर के मारे चिल्लाने लगा और अपने जीवन की सबसे कठिन दौड़ लगाने लगा। बड़ी मुश्किल से वह उसके हमलों से बचा और जैसे तैसे शैडो आइज तकनीक को सक्रिय करके वास्तविक दुनिया में वापस लौट आया। हालांकि भागने के बावजूद भी उसका पिछवाड़ा नुच गया था। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह भूत अपार्टमेंट के गेट के पास क्यों घात लगाए बैठा था और उसने अचानक हमला क्यों किया। लेकिन एक बात पक्की थी, यह हमला बिना किसी कारण नहीं हुआ था। जियांग यो इस अपमान को सह नहीं सकता था, इसीलिए उसने कसम खाई कि वह इस भूत से बदला लेगा। अब वह हर दिन इस भूत को चुनौती देने लगा। पहले दिन उसे पूरी तरह से पीट दिया गया। दूसरे दिन उसके सीने पर भूत की पूंछ का हमला हुआ और उसकी पसलियां टूटने के कगार पर आ गईं। तीसरे दिन उसका पिछवाड़ा फिर से नुच गया और वहां 3 गहरे घाव पड़ गए। पर इतनी मेहनत के बाद भी वह भूत केवल 6% ही कमजोर हुआ था। 3 दिन तक लगातार पिटने के बाद जियांग यो को आखिरकार आराम करने के लिए घर पर लेटना पड़ा। अब उसे लू याओयाओ से मदद मांगनी पड़ी ताकि वह उसके घावों पर दवा लगा सके। लू याओयाओ को लगा कि वह किसी से लड़ाई करके आया है, लेकिन जियांग यो बड़ी अकड़ से बोला, यह घाव एक योद्धा के लिए गर्व की बात है। लू याओयाओ उसकी इस बात पर हंस पड़ी। उसने कहा, पहली बार सुना है कि योद्धा का गर्व उसके पिछवाड़े पर होता है। जियांग यो को लगा कि बात कहीं और जा रही है, इसीलिए उसने तुरंत विषय बदल दिया और 1 महीने बाद होने वाली वॉरियर टेस्ट की बात छेड़ दी। दरअसल जब से महाविनाश हुआ था तब से दुनिया पूरी तरह से बदल चुकी थी। अब पुराने जमाने के उद्योग कोई मायने नहीं रखते थे। कला और मनोरंजन से जुड़े पेशे समाज में सबसे नीचे आ गए थे। अब असली सितारे फिल्मी हीरो नहीं, बल्कि रात के प्रहरी नाइट वॉचर्स थे जो मोर्चे पर लड़ते थे। लेकिन लू याओयाओ को इस परीक्षा में कोई दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि उसका सपना संगीतकार बनने का था। पहले इस परीक्षा में भाग लेना वैकल्पिक था, लेकिन अब सरकार ने नियम बदल दिए थे।
अब जिनके अंदर असाधारण योग्यता पाई जाती थी, उनके लिए यह परीक्षा अनिवार्य कर दी गई थी। तभी जियांग यो को याद आया कि उसने पिछली बार जो डिटेक्शन डिवाइस उठाई थी, वह उसके पास अब भी थी। वह इसे अपनी ओर ले गया और डिवाइस ने तुरंत बीप 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 की आवाजें निकालनी शुरू कर दी। अगर वह इस डिवाइस से पकड़ा जाता तो उसे वहीं गोलियों से भून दिया जाता। क्या उसका यह गोल्डन फिंगर उसे किसी अजीब गुट में फंसा देगा? लू याओ याओ ने उसे बताया कि यह डिवाइस सिर्फ असाधारण प्राणियों और विलक्षण लोगों का पता लगाने के लिए होती है, लेकिन अगर कोई असली खतरा होता तो इंसान के पास भागने के अलावा कोई चारा नहीं होता। इससे जियांग यो को एहसास हुआ कि वह अभी कितना अनजान था। उसने लू याओ याओ से कुछ अध्ययन सामग्री उधार ली और इसे समझने में जुट गया। लू याओ याओ ने उसे V2 गॉगल्स दिए। जैसे ही उसने इसे पहना, उसकी आंखों के सामने एक पूरी नई दुनिया खुल गई। एक अंधकारमय और रहस्यमयी जगह जिसे गहरी दुनिया, एबिस वर्ल्ड कहा जाता था। यहीं से महाविनाश की शुरुआत हुई थी। यहीं पर वे दैत्याकार प्राणी जन्म लेते थे जो मानवता को निगल रहे थे। लेकिन असली खतरा गहरी दुनिया से नहीं, बल्कि छाया की परत, शैडो लेयर से था। यह जगह हमारे असली दुनिया की परछाई थी और यहीं से वे प्राणी वास्तविक दुनिया में प्रवेश करते थे। जियांग यो इस दृश्य से इतना दहल गया कि कई मिनटों तक हिल भी नहीं सका। तभी लू याओ याओ ने उसके गॉगल्स उतार दिए और उसे वास्तविकता में वापस खींच लिया। इसके बाद जियांग यो ने अपने 3 अनुकूलित कॉमिक्स पन्नों के बदले लू याओ याओ से एक जबरदस्त मसाज करवा ली। पर जब लू याओ याओ ने उसकी गर्दन दबाई तो उसे एहसास हुआ कि वहां भी सख्त मांसपेशियां थीं। तूने अपनी गर्दन के मसल्स तक बना लिए? उसने हैरानी से कहा। वह जियांग यो की शर्ट उठाकर उसकी 8 पैक एब्स को छूने लगी। लेकिन तभी अचानक अंकल लू वापस आ गए। यह नजारा देखकर उनका दिमाग सन्न रह गया। ऐसा लग रहा था जैसे सालों से पाला हुआ खजाना कोई और लूट कर ले जा रहा हो। गुस्से में उन्होंने तुरंत मेज पलट दी और तलवार उठाकर जियांग यो की ओर बढ़े। जारी मार दिया। लिन मोर के पास अब कोई चारा नहीं था। उसने एक नीली गोली निकाली और निगल ली। तुरंत ही उसके शरीर पर फैले काले निशान पूरी तरह से उभर आए। उसने दर्द से भरी मगर दृढ़ नजर से खड़े होकर दूसरे दौर की लड़ाई शुरू कर दी। चाहे मर ही क्यों न जाऊं, मगर कम से कम इसे भी अपने साथ ले ही जाऊंगा। लिन मोर ने अपनी पूरी ताकत लगाकर लड़ाई को लंबा खींचने की कोशिश की, बस इतना कि बचाव दल के आने तक वह टिक सके। उसके घातक संघर्ष के चलते उसने आखिरकार आप याओ को इतना पीटा कि उसका खून का स्तर केवल 24% रह गया। लेकिन लिन मोर भी अपनी ही शक्ति के पलटवार से पूरी तरह जकड़ गया था। अब वह हिल भी नहीं सकता था। उसके दिल में केवल हार की हताशा और बेबसी थी। मैं एक दवा के खिलाफ भी नहीं जीत सकता। मैं कितना कमजोर हूं। वह सोच ही रहा था कि शायद उसकी जिंदगी यहीं खत्म हो जाएगी कि तभी एक युवा आवाज उसके कानों में पड़ी। यह जियांग यो था। जियांग यो ने एक नजर में ही पहचान लिया कि यह वही आप याओ था जिसने कुछ दिन पहले उसका पिछवाड़ा नोचा था। अब जब दुश्मन सामने था तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। साले, आज तुझे मैं खुद ठिकाने लगाऊंगा। गुस्से में वह तुरंत मुक्का तानकर आप याओ की ओर झपटा। लिन मोर भी तुरंत समझ गया कि यह बंदा कोई रात का प्रहरी, नाइट वॉचर नहीं है, मगर उसके लिए सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि इतनी कम उम्र का कोई लड़का कैसे गुप्त परत, शैडो लेयर में अकेला घूम रहा है। उसने सोचा कि शायद जियांग यो अंधेरे की दुनिया का कोई छुपा हुआ दिग्गज होगा, मगर धड़ाम, जैसे ही जियांग यो आप याओ के सामने पहुंचा, आप याओ ने एक ही घूंसे में उसे दीवार से जा पटका। लिन मोर की आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गईं। कसम से, यह लड़का तो जबरदस्त कमजोर है। मगर तभी जब लिन मोर का ध्यान जियांग यो की हालत पर था, आप याओ ने उसे चुपके से हमला करने की कोशिश की। लेकिन ठीक उसी पल चटाक, एक जबरदस्त तमाचा आप याओ के चेहरे पर पड़ा। लिन मोर ने देखा कि जियांग यो के हाथ में एक सोया सॉस की बोतल थी। अबे, तेरे से निपटूंगा मैं, जियांग यो ने उबलते गुस्से से कहा। आप याओ ने भी बिना कोई दया दिखाए सीधे वार किया, मगर जियांग यो ने चपलता से बचते हुए एक और सोया सॉस की बोतल उसके सिर पर दे मारी।
धड़ाम! बोतल टूट गई और आपियाओ घायल हो गया। उसने तुरंत अपनी दरांती से हमला किया, मगर जियांगयो फिर से बच निकला और इस बार वह उसके पीछे पहुंच गया। फिर छपाक! एक टूटी बोतल की धार सीधे आपियाओ के शरीर में घुसी। आपियाओ की चीख गूंज उठी। वह पूरी ताकत से जियांगयो पर हमला करने लगा, मगर जियांगयो का हर हमला बिल्कुल सटीक था, जबकि आपियाओ के वार लगातार खाली जा रहे थे। लिन मोर यह देखकर दंग रह गया कि जियांगयो की लड़ाई की शैली बेहद अव्यवस्थित थी, मगर वह एक खरोंच तक नहीं खा रहा था। आखिर यह लड़का जबरदस्त है या फिर सिर्फ एक पागल? इसी बीच जियांगयो ने अपने पुराने पीछे खरोंचने के बदले के लिए हमला कर दिया, मगर आपियाओ की पूंछ के प्रहार से वह फिर से उछलकर दीवार से जा टकराया। ठीक है, थोड़ा ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गया था। जियांगयो ने खुद से बड़बड़ाया, अगर 2 और हमले झेल लिए तो गया। भाग निकलने का एक ही तरीका था, भागो और बाद में लौटकर लड़ो। मगर जब उसने देखा कि पास में 2 बच्चे और घायल लिन मोर थे, तो उसने तुरंत फैसला किया कि वह आखिरी सांस तक लड़ेगा। लिन मोर ने झट से कहा, उसका दायां पसली का हिस्सा कमजोर है, बस वहीं वार करूंगा। जियांगयो बिजली की रफ्तार से आगे बढ़ा और झूठी चाल से आपियाओ को चकमा देकर उसकी पसली में टूटी बोतल घोंप दी। आपियाओ दर्द में कराह उठा। उसका खून का स्तर अब केवल 18% बचा था। घायल होते ही आपियाओ भागने लगा, लेकिन उसने एक नई चाल चली। वह बच्चों की ओर भागा। उसकी योजना थी कि वह उन्हें खाकर अपनी ऊर्जा बहाल कर ले। हरगिज नहीं! जियांगयो ने पास पड़ी कोल्ड ड्रिंक की बोतल उठाई और पूरी ताकत से आपियाओ पर फेंकी। धड़ाम! बोतल सटीक जाकर लगी। ठीक उसी समय लिन मोर ने अपनी बची खुची ताकत से छलांग लगाई और एक जबरदस्त किक मारकर आपियाओ को दूर फेंक दिया। अब उसका खून का स्तर 15% था, लेकिन तभी आपियाओ ने घिनौना कदम उठाया। उसने अपना जबड़ा पूरा खोल लिया और सीधे लिन मोर को निगलने की कोशिश की। अबे रुक! जियांगयो ने पूरी ताकत से आपियाओ के सिर को अपने हाथों से पकड़कर रोक दिया और तभी चपाक! जियांगयो ने आपियाओ की गर्दन में अपने दांत गड़ा दिए। आपियाओ का खून तेजी से गिरने लगा। इसके बाद जियांगयो उसके ऊपर बैठा और लगातार मुक्के बरसाने लगा। आपियाओ छटपटाने लगा, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बूम! आपियाओ की अंतिम चीख पूरे इलाके में गूंज उठी और वह वहीं खत्म हो गया। जियांगयो ने स्टाइलिश अंदाज में अपने बाल झटके, मगर तभी अंधेरा! वह अचानक किसी और जगह पहुंच गया और वह चारों ओर से आपियाओ जैसे प्राणियों से घिरा हुआ था। घातक स्थान का कोई अस्तित्व नहीं था। चाहे सिर काट भी दिया जाए, तब भी केवल खून की मात्रा घटेगी, लेकिन मौत नहीं होगी। यह देखकर जियांग उत्साह से भर गया और उसकी आंखें चमक उठीं। उसने तुरंत अपनी परछाई को बुलाया और हाथ बढ़ाया। परछाई ने भी उसकी नकल की और हाथ बढ़ाया। जैसे ही उसकी उंगलियां छुईं, परछाई उसके हाथ से होते हुए पूरे शरीर पर चढ़ गई और एक पल में दोनों एक हो गए। जियांग ने अपने शरीर को महसूस किया, फिर तेजी से कमरे में इधर उधर भागने लगा। उसके बाद उसने एक हाथ से अपना बिस्तर उठा लिया और फिर 100 किलोग्राम भारी हथौड़ा उठाकर खुद को मारा। जब उसे कोई दर्द महसूस नहीं हुआ, तो उसने दोनों हाथ कमर पर रखकर जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया। लेकिन तभी ऊपर वाले पड़ोसी ने गुस्से में चिल्लाना शुरू कर दिया। तब जाकर उसने अपनी अंधकार अवस्था को समाप्त किया। अचानक अग्रगामी शीर्षक से कुछ चीज ने उसका ध्यान आकर्षित किया। जब उसने इसे खोलकर देखा, तो सिस्टम ने एक चेतावनी दी। इस टाइटल को अनलॉक करने में जोखिम है, सावधानी से चयन करें। लेकिन कई बार जोखिम ही अवसर बन जाता है। जियांग सोच में पड़ गया। तभी स्क्रीन पर प्लस का निशान चमकने लगा। अगले ही क्षण सिस्टम ने अपने आप चयन की पुष्टि कर दी। अचानक जियांग को काले अज्ञात पदार्थ से ढका हुआ महसूस हुआ। 2 मिनट 30 सेकंड बाद जब वह फिर से दिखाई दिया, तो उसने शिकारी की उपाधि प्राप्त कर ली थी। यह उपाधि बेहद प्रभावशाली थी। या तो शिकार में विजय प्राप्त करो या शिकार में नष्ट हो जाओ। इसके अलावा उसे अब बाहरी हथियारों से हमला करने की अनुमति थी। वह खुद को छाया में छिपा सकता था और यहां तक कि देवताओं से भी बच नहीं सकते थे। सिस्टम की यह व्याख्या सुनकर जियांग अपने शरीर को देखता रहा। फिर उसने स्क्रीन पर आगे पढ़ा। जब वह अंधकार रूप में प्रवेश करेगा, तो उसकी विनाशकारी शक्ति बढ़ जाएगी।
यह उसे दुश्मनों को खत्म करने के लिए अधिक सहायता देगा। इसके अलावा जब शिकार की खून की मात्रा एक निश्चित सीमा तक गिर जाएगी तो वह लाल सितारों की तरह चमकने लगेगा और तब जियांग को यह पता चल जाएगा कि उसे कब मारना है। यह देखकर जियांग हंस पड़ा। उसने तुरंत अपने शरीर से पट्टियां उतार फेंकी और तभी उसे एहसास हुआ कि उसकी चोटें पूरी तरह से ठीक हो चुकी हैं। उत्सुकतावश उसने अपने पेट पर जमी हुई परत को नोच दिया और तुरंत एक पोस्ट बनाकर अपने दोस्तों को दिखा दिया। संयोग से याओ याओ और उसके कुछ दोस्त इसे देख लेते हैं और तुरंत उससे मिलने जाने का फैसला करते हैं। जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि जियांग अपने माता पिता को गले लगाए खड़ा था और वहां से लगातार खून बह रहा था। याओ याओ तुरंत उसके पास दौड़ी और उसे रोकने की कोशिश की, जबकि बाकी दोस्त उनकी नजदीकी देखकर हैरान थे। तभी एक दोस्त मजाक में बोल पड़ा, ये दोनों कहीं रिलेशनशिप में तो नहीं आ गए? फिर जब याओ याओ ने उसे दवा लगाने को कहा तो जियांग जल्दी से मना करने लगा। नहीं नहीं, वह बिल्कुल भी इस काम के लिए सही नहीं है। लेकिन फिर भी उसकी मरहम पट्टी कर दी गई। इसके बाद जियांग ने अचानक याओ याओ से पूछा, तुम्हारे पिताजी कल रात कितने बजे घर आए? जब याओ याओ ने कहा कि वे घर नहीं आए थे तो जियांग का चेहरा गंभीर हो गया। उसने सोचा कि रात के पहरेदारों का जीवन कितना कठिन होता है, दिन में नौकरी और रात को गश्त, वह भी इतने खतरनाक हालात में। यह सोचकर याओ याओ भी चुप हो गई। बाद में कुछ बातचीत के बाद याओ याओ और उसके दोस्त चले गए ताकि जियांग आराम कर सके। उनके जाने के बाद जियांग ने तुरंत टेलीपोर्टेशन सर्कल को बुलाया और अंधकार की दुनिया में प्रवेश कर गया। यहां आकर उसे बहुत अजीब लगा। हालांकि यह जगह अशुद्धियों से भरी हुई थी, लेकिन उसे बहुत सुकून महसूस हो रहा था, जैसे कि कोई व्यक्ति जो हमेशा प्रदूषित शहर में रहता हो और अचानक उसे खुला हरा मैदान मिल जाए। उसने अपनी चोटों को छुआ और देखा कि अब कोई दर्द नहीं था। यह देखकर उसने तुरंत अपने शरीर का व्यायाम शुरू कर दिया। अचानक सिस्टम स्क्रीन पर प्रकट हुआ और एक नया संदेश दिया, अंधकार रूप सक्रिय करने के बाद तुम्हें अपने शरीर की संपूर्ण स्वतंत्रता महसूस होती है। दूसरी ओर पहरेदारों के मुख्यालय में एक बैठक चल रही थी। हाल के दिनों में राक्षसों की गतिविधियां बहुत बढ़ गई थीं और लगातार लोग अंधकार की दुनिया में खींचे जा रहे थे। लेकिन सबसे अधिक खतरा गहरी दरारों से निकलने वाले राक्षस थे, जो लगभग गॉडजिला के स्तर के थे। बैठक के बाद दो पहरेदार ली और लू बच्चों के भविष्य की योजना बना रहे थे। ली ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हम उन्हें इसमें शामिल नहीं होने देंगे। तभी अचानक एक लड़की अंदर भागी और चिल्लाई, रिपोर्ट, अंधकार की दुनिया से एक नया संदेश आया है। वहां एक अजीब प्राणी पागलों की तरह कसरत कर रहा है। दूसरी ओर जियांग जो घूम रहा था, उसे एक विशाल मकड़ी जैसा राक्षस दिखा। उसने तुरंत अपना फोन निकाला और उसका वीडियो बना लिया। वह पूरे शरीर से लाल चमक बिखेर रहा था। रिकॉर्डिंग पूरी करने के बाद उसने तुरंत इसे इंटरनेट पर अपलोड कर दिया। वह देखकर चौंक गया कि अंधकार की दुनिया की कुछ झलकियां ही लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए काफी थीं। उसे विश्वास हो गया कि अगर वह इसी तरह करता रहा तो जल्द ही वह इंटरनेट पर मशहूर हो जाएगा। देखते ही देखते उसकी लाइव स्ट्रीम पर हजारों लोग जुड़ने लगे। जियांग को आश्चर्य हुआ, पहले तो इस तरह के कंटेंट पर रोक थी, फिर अब यह कैसे संभव है? तभी सिस्टम अचानक स्क्रीन पर आ गया। यह देखकर जियांग ने घबराकर अपना फोन गिरा दिया। स्क्रीन पर लिखा था, तुम्हारी नई स्थिति, अग्रगामी शिकारी। लेकिन शिकारी की लाइन सबसे अलग थी, या तो शिकार में जीत हासिल करो या शिकार में मिट जाओ। शिकार के बिना तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। यह संदेश पढ़ते ही जियांग का खून खौल उठा। उसने गुस्से में सिस्टम स्क्रीन पर मुक्का मारा और चिल्लाया, बस इतनी सी बात थी, यह बताने के लिए इतनी नाटकबाजी क्यों? लेकिन तभी उसने कुछ ऐसा देखा जिसने उसे वहीं जमे रहने पर मजबूर कर दिया।